खोखर साहब, ज़ाहिर है इसमें बुनियादी तौर पर बहुत सारे मामलात हैं जो आपसे डिस्कस करने हैं, लेकिन ताजर भी मिल आए हैं, आप लोगों की मुलाकात भी हुई है, तो एग्जैक्टली आपको क्या यकीन दहानी करवाई गई है या आपने क्या मुतालबात पेश किए हैं वज़ीर आज़म को, क्या हुआ है, ज़रा आप बताएंगे? जी, हमने तो सिर्फ यही कहा है कि हमें फसल का मुनासिब रेट दिया जाए और पैदावारी लागत हमारी कम की जाए जो रीजन में सबसे ज़्यादा है इस वक्त। यानी हम रीजन में इस वक्त इंडिया है, उससे हमारी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 3 गुना ज़्यादा है, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये हमारे मेन उनके साथ थे। और दूसरा ये है कि फसलों का कोई मैकेनिज़्म बनाया जाए कि काश्तकारों को पता हो कि ये मैं फसल काश्त करूँ या ना करूँ, कितनी काश्त करूँ। जिस तरह अब इस दफ़ा आलू काश्त ज़्यादा हो गया, गोभी ज़्यादा हो गई, मटर ज़्यादा हो गया, अब अगले साल चावल की काश्त ज़्यादा हो रही है। अभी मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि गन्ना अगले साल के लिए 25% ज़्यादा काश्त है, और मैंने उनको याद कराया कि 2017 में को 8% ज़्यादा काश्तकार था, काश्तकार रुल गया। हमने उस वक्त शोर भी मचाया कि चीनी आपके पास ज़्यादा है, आप इसे एक्सपोर्ट कर दें। उस वक्त एक्सपोर्ट ना की गई, बाद में वही चीनी रिबेट दे के 10 रुपये 70 पैसे फ़ी किलो रिबेट दे के एक्सपोर्ट की गई। तो अब भी उनसे यही गुजारिश की है कि अगर 25% गन्ना ज़्यादा काश्त है, ये तो बड़ा प्रॉब्लम आएगा काश्तकार के लिए, क्योंकि मुआशी कत्ल काश्तकार का ही होना है हमेशा। 15-15 किलोमीटर की लाइनें लगेगी कि जो चीनी अगर आपके पास फालतू है। अब मैं आपको डेटा दूं, जो डेटा FBR का, उसके मुताबिक ये है कि इस दफ़ा चीनी जो स्टॉक मौजूद था एंड मार्च में वो था 7.9 मिलियन टन। हमारी जो पाकिस्तान की टोटल कंजम्पशन है वो 6.6 मिलियन टन है, यानी कि 13 लाख टन फालतू है। अगर हम से 1 माह का फालतू रिज़र्व रख के, तो बाकी अगर हम कोई 13 लाख में से सिर्फ 1 मिलियन टन एक्सपोर्ट कर दें, तो मेरे ख्याल में फिर काश्तकार के लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये गंदम का फेलियर, कपास का फेलियर, जिसकी वजह से गन्ने की काश्त ज़्यादा हुई है। तो इस सिलसिले में आपकी तजवीज़ क्या है? बुनियादी तौर पर किस तरह से इसको सिंक्रोनाइज किस तरह से किया जाए, यानी आप लोगों का आपस में कोई रब्ता किसी मिनिस्ट्री के ज़रिए हो, डाटा कलेक्शन किस तरह हो, यानी मेक श्योर कैसे करें कि ज़रूरत के हिसाब से हम जो मैंने प्राइम मिनिस्टर से कहा, मैंने कहा जी कि एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। अच्छा, जिसका ये काम हो वो एक्सेस करे कि पाकिस्तान में किस चीज़ की एक्सपोर्ट की ज़रूरत है पाकिस्तान में से, और किस चीज़ की इंपोर्ट की ज़रूरत है। इंडिपेंडेंट लोग होंगे, वो एक अथॉरिटी बनाई जाए, वो फैसला करे, सारी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर हो। आप देखें ना, हमारे जो दफ्तरों में बैठे हैं उनको भी सही पता नहीं होता, शुगर मिल वाले अपने फिगर देते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है कि काश्तकार एंड पे मारा जाता है। ठीक है, ज़ाहिर है उसे मुश्किल उठाना पड़ती है, तो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जो है वो यहाँ बड़ी ज़रूरी होगी आपकी तजवीज़ के मुताबिक। मीर साहब, ये बुनियादी तौर पे जो सूरत हाल है, इसमें ज़ाहिर है ताजरों के लिए बड़ी सहूलत हो गई है, एक आसान स्कीम आ गई है। आप समझते हैं मतलब प्रैक्टिकली कि ये जो आसान स्कीम है ये बुनियादी तौर पर हुकूमत को लॉन्गर रन में फ़ायदा देगी, इससे टैक्स नेट ब्रॉडन करने में हुकूमत को आसानी रहेगी, या ये महज एक वक्ती रेमेडी है जिसका हुकूमत को लॉन्गर रन में कोई फ़ायदा नहीं है? देखिए, जितनी इस पर मेहनत की गई, जितना इस पर मीटिंग्स बुलाई गई, खुद वज़ीर ख़जाना ने जो दिलचस्पी ली और मीटिंग अटेंड करते रहे, उस लिहाज से जो चीज़ सामने आने का इम्कान था वो चीज़ सामने आई नहीं। फिक्स टैक्स की बात थी जिसमें कोई छानबीन नहीं, कोई बाज़पुस नहीं, एक अमाउंट तय हो जाता है उसमें और वो आप अदा कर दें तो बाकी चीज़। लेकिन इसमें फिक्स टैक्स का नाम अब भी चल रहा है, लेकिन फिक्स टैक्स का कहीं पर भी कोई तस्वुर मौजूद नहीं है। इसमें ये टैक्स है दर हकीकत 25,000 रुपये एक उन्होंने इसमें शामिल होने की फीस, और उसके बाद 1% जो टर्नओवर टैक्स है। ये अब देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज के वक्त में कम मुनाफा और टर्नओवर ज़्यादा, वो इस पर बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखेंगे, क्योंकि इस वक्त लोग बगैर मुनाफे के भी माल बेच देते हैं और वो माल 50-60 लाख तक का भी होता है। तो कैसे मुमकिन है कि 50,000 का माल वो बेच दें, उस पर 50 लाख का माल बेचे, 50,000 उस पर टैक्स दें, कमाया एक पैसा भी नहीं। तो मुझे खदशा है कि ये स्कीम भी शायद दिलचस्पी हासिल ना कर पाए। लेकिन वो तो बुनियादी तौर पे कहते हैं कि बड़ी अर्क रेजी के साथ ये काम हुआ और ताजर शामिल हैं इसमें, सब जो हैं वो हिमायती हैं इसके। देखिए, इस पे क्या एक्सेप्ट किया गया, किस पर बात, किस चीज़ पे बात होती रही और क्या चीज़ सामने आई, ये
हुकूमतें अगर इसी तरह IMF के दबाव में अपनी ही बात से मुनहरिफ होती रहेंगी तो वो कब ऐसा वक्त आएगा कि हमारे मुल्क के लोग फैसला करने के लायक होंगे, यानी इन्हें अख्तियार हासिल होगा कि ये खुद से एक चीज़ को बेहतर तौर पे क्रिएट करें और उसको नाफिज करें। हम देख रहे हैं कि कैसी ही राय मुशावरत के बाद कोई निज़ाम सामने आता है वो बेहतरीन होता है, लेकिन फिर उसमें IMF की तलवार आती है और फिर ज़ाहिर है उसको उसका रास्ता मोड़ दिया जाता है। अच्छा एहतशाम साहब, ज़ाहिर है बुनियादी तौर पे इस स्कीम को लेकर बहुत ज़्यादा हुकूमत कोशिश भी कर रही है कि जी ये बड़ी ज़बरदस्त स्कीम है, और वहीं साथ ही साथ इस पर तनकीद भी हो रही है, सवाल भी हो रही है। कल बिलाल अज़हर कियानी कहते हैं कि कोई 35 लाख दुकानदार है जो इस वक्त इस पूरे टैक्स नेट से बाहर है, तो उसको इनकरेज करने के लिए आप समझते हैं कि लॉन्गर रन का फैसला है, या आपकी नज़र में ये एक आर्जी एक नंबर गेन के लिए कि हाँ जी ये देखें इतना बड़ा नंबर हमने यहाँ से अचीव किया है, टैक्स नेट में कन्वर्ट कैसे करेंगे इसको? जी उबैद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बुनियादी तौर पे तो 50,000 अरब रुपया जो एडिशनल हुकूमत हासिल करना चाहती है छोटे ताजरों से, और ये जो एक तरीकाकार तय किया गया कि 20 करोड़ का जो कारोबार आप पूरे साल में करते हैं उस पर 1% आप देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो 1% भी देने के लिए अल्टीमेटली तैयार होंगे। और मीर साहब ने कंसीड कर दिया कि ये जो 25 करोड़ 25,000 रुपया वन ऑफ देना है वो एडवांस टैक्स के तौर पे कभी भी नहीं देंगे। एक मेरा ख्याल है मेरा ख्याल है हुकूमत ने जो दावा किया था, फाइनेंस मिनिस्टर ने और आपने देखा स्टेट मिनिस्टर ने बैठ के दावा किया था कि हमने सबसे मिल के ये स्कीम ली थी, होना ही चाहिए था का उनके भी एक दो लोग बैठे होते और वो कहते हैं हाँ जी अंडरटेकिंग दी गई है हमारी तरफ से, हम इतना टैक्स देंगे। तो मेरा ख्याल है ये मुश्किल होगा, तीसरी चौथी स्कीम है, क्योंकि दुकानदार माजरत के साथ तैयार ही नहीं है 1% टैक्स देने के लिए, जब आप और मैं जो है ना टैक्स दे रहे हैं 5,000 6,000 तनख्वाह लेने वाला भी जो है ना वो उसको कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ रहा है, सॉरी 20 से 25,000 वाले को, इनडायरेक्ट तो है ही अपनी जगह पे। तो मेरा ख्याल है मैं तो इस पे कोई इतना ज़्यादा सहमत नहीं हूँ और मुझे नहीं लगता ये होगा। हाँ, खोखर साहब की बातों से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, जो छोटे उबैद किसान हैं उनके साथ जुल्म हो रहा है। देखें ना, वहाँ ईस्ट पंजाब की मिसाल दी जाती है, वहाँ पे बिजली फ्री है, हमारे कितनी बिजली महंगी। दूसरा यूरिया की वहाँ पे आप देख लें जो बोरी है वो अपना क्या कहते हैं मिलती है 90 रुपये की, पाकिस्तानी 90 रुपये की, जबकि उनके 50 रुपये हैं। पाकिस्तान में 5,000 की है। DAP फर्टिलाइज़र की बोरी वहाँ पे 5,000 की, हमारे यहाँ 16,000 की है। मेरा ख्याल है इतना ज़्यादा हुकूमत कहें कोई भी जो हुकूमत वक्त है वो डिस्करेज करती है अब इस एग्रीकल्चर के लोगों को। और देखें 23% आज भी हमारा आप जिसको कहते हैं GDP का ये है ज़राअत का कारोबार। ठीक है, बड़े लोग टैक्स नहीं देते, वो तो देखने वाली बात है, जो ज़रूरी इनकम टैक्स। हाँ, वो मैं वही यही सवाल पूछना चाह रहा हूँ खोखर साहब, बुनियादी तौर पे ये जो ज़रूरी टैक्स वाला मामला है ये भी कहीं डिस्कस हुआ? ज़ाहिर है कि ये इसको लेकर भी हमेशा बहस होती है कि जी ज़रूरी शोबा टैक्स नहीं देता, ज़रूरी शोबा टैक्स नहीं देता, तो इसको लेकर भी आपने कोई बात की, वज़ीर आज़म ने कोई बात की? नहीं, आज इस पे बात नहीं हुई, लेकिन ज़रूरी टैक्स के हवाले से मैं ज़रूरी टैक्स देना चाहता हूँ। पहले मेरे कारोबार को बाइज़्ज़त और मुनाफा बख्श बनाए, मुझे दुनिया के साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड दें, मुझे फसल का सही रेट दें। देखिए ना, मैं अगर मुझसे सिर्फ गंदम की मद में पिछले 2 सालों में 2200 अरब रुपए असल रेट से मुझे कम रेट मिला, कपास में मुझे कुछ 600-700 अरब रुपए कम मिला, आम में मुझे कम रेट मिला, किन्नू में कम मिला, आलू के काश्तकार को तकरीबन 250 अरब रुपए उसे कम मिला, मक्की के काश्तकार को कम मिला, गोभी के काश्तकार को, मटर के काश्तकार को, गाजर के काश्तकार को, शुरू में चावल के काश्तकार को। देखें ना, हमारे यहाँ तो कोई प्राइस का मैकेनिज्म ही नहीं है, दुनिया में फ्यूचर मार्केटिंग है। लेकिन हम बार बार एक मुतालबा कर रहे हैं कि एक प्राइस कमीशन बनाया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।